हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके सामने संपूर्ण सीज़न 2 लेके आई हूँ, जिसमें दिखाया जाएगा कि नंदिनी के साथ हुए मैरिटल रेप और टॉर्चर का कोर्ट क्या फैसला सुनाएंगे, और इसके साथ ही संपूर्णा के साथ हुए बचपन का वो काले और गंदे अतीत को संपूर्णा किस तरह से सामना कर पाएगी, इसे भी दिखाया जाएगा सीज़न 2 पे। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पिछले सीजन पे दिखाया गया था संपूर्णा अपने देवर की शादी अपने सास को जैसा तैसे मनवा के उसकी प्रेमिका नंदिनी के साथ करवाती है। संपूर्णा की मदद से ही दोनों का शादी संभव हुआ था। शादी के रात से ही नंदिनी बुरी तरह से अपने पति के भोग विलास का शिकार होती है। शांत स्वभाव की नंदिनी के साथ लगातार मैरिटल रेप हो रहा था। जब संपूर्णा को इस बारे में पता चलता है, तब वो अपनी चिंता छोड़ के नंदिनी की मदद करने और उसे इंसाफ दिलाने की सोच के पुलिस की मदद लेती है। संपूर्णा को इसके लिए ससुराल वाले उसे दुश्मन की नज़र से देखने लगते हैं, यहाँ तक कि उसे अपने पति और ससुराल छोड़ के चले जाना पड़ता है। लेकिन संपूर्णा अपने फैसले में अड़े रहती है और अगले दिन सुबह नंदिनी को अपने दोस्त मीता और पुलिस ऑफिसर के साथ कोर्ट ले जाती है। अब आगे शुरुआत पे ही एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो एक बंद कमरे में डरी घबराई हुई चुपचाप बैठी हुई है। उसके पास एक आदमी कमरे पे आते हैं, एक खिलौना बच्ची की तरफ आगे बढ़ाते हुए नजर आता है, लेकिन उस इंसान का चेहरा दिखाया नहीं जाता। अचानक संपूर्णा की नींद टूट जाती है। असल में वो एक सपना था जो कुछ दिन से संपूर्णा को लगातार दिखाई दे रहा था। पर इस सपने के साथ संपूर्णा का क्या ताल्लुक था? क्या ये सपना संपूर्णा के काले अतीत और बचपन के साथ जुड़ा हुआ था? ये हम जानेंगे कुछ ही देर में। अगले दिन सुबह कोर्ट का डेट रहता है। संपूर्णा और नंदिनी कोर्ट के लिए जा रहे होते हैं। अब तक नंदिनी का ये केस सोशल मीडिया पे भी वायरल हो गया था। कोर्ट जाते वक्त एक ब्लॉगर नंदिनी का कुछ इंटरव्यू भी लेते हुए हमें दिखाई देता है। वो ब्लॉगर नंदिनी से पूछ रहा होता है कि उसे ये कदम लेने में कौन कौन सपोर्ट किया है और वो फिलहाल फाइनेंशियली क्या कर रही है। बातचीत करते करते हुए कोर्ट पहुंच जाते हैं। उधर कोर्ट पे संपूर्णा और नंदिनी की सास अपने छोटी बहू नंदिनी के ऊपर मानसिक संतुलन ठीक न होने की बात करती है और बताती है कि उनकी बहू ढेर सारा दवाई लेती थी। घर की काम वाली ने भी नंदिनी के खिलाफ झूठी गवाही दी और बताई कि रক্তিम तो काफ़ी सीधा साधा इंसान है, जो आज तक किसी पे हमला तो दूर एक मच्छर तक नहीं मारा होगा। नंदिनी का वकील भी उतना कुछ बोल नहीं पाए। संपूर्णा को ये केस लेके उम्मीद कम होते नजर आते हैं। नंदिनी भी संपूर्णा को बोलती है कि दीदी, जिस तरह से वो लोग झूठे गवाही दे रहा है, लग नहीं रहा ये केस हम जीत पाएंगे। हम लोग हार रहे हैं दीदी, मुझे बहुत घबराहट हो रहा है। नंदिनी और संपूर्णा दोनों ही परेशान रहते हैं ये केस लेके। संपूर्णा के मायके वालों को दिखाया जाता है। उस घर में संपूर्णा की मम्मी, भैया, भाभी और उनके एक छोटी सी बेटी है। छोटा सा एक खुशहाल परिवार है उनका। अब संपूर्णा के साथ नंदिनी भी उसी घर का हिस्सा है। नंदिनी भी अब इसी घर में रहती थी। वही संपूर्णा लगातार उस सपने के बारे में सोचने लग गई थी। ऑफिस में बैठी हुई संपूर्णा उसी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसे इस हाल पे देख स्मिता उसे ऐसे रहने का कारण पूछती है। संपूर्णा उसे उसी सपने के बारे में बोलती है, जिसे सुन के ऐसा लगता है जैसे स्मिता को भी उसके बचपन के बारे में पहले से ही पता है। स्मिता उसे बोलती है कि पुरानी बातों को अभी याद करके क्या ही फ़ायदा है। मैं श्योर हूँ कि वो इंसान और कभी यहाँ नहीं आने वाला और ना ही तुझसे कभी मिलना होगा। ये सुन के हमें ये समझ आता है कि संपूर्णा का उस सपने के साथ अपना बचपन जुड़ा हुआ है और उसका बचपन का एक काफ़ी बुरा पल उसने बिताया है। संपूर्णा जवाब देती है कि पता नहीं ये सपना इतने साल बाद इन दिनों ही क्यों दिख रहा है। उसने तो वो सब बहुत पहले ही भुला दिया था। उधर संपूर्णा का ससुराल दिखाया जाता है। संपूर्णा की सास और ससुर बात कर रहे होते हैं। तभी प्रतिम चाय लेके बैठते हैं टेबल पे। माँ उसे बोलती है कि आज शाम को घर पे ही रहना, लॉयर आने वाला है। कोर्ट पे क्या क्या बोलना होगा वे आके तुमको सिखा देंगे। इसमें प्रतिम बोलता है कि वो वही कोर्ट पे बोलेगा जो उसे पता है, किसी का भी सिखाया हुआ बातों पे वो नहीं चलने वाला। तभी छोटे भाई रক্তিम आके बोलता है, भैया लॉयर या तुम्हारा बात क्यों सुनेगा माँ, उन्हें तो अपनी बीवी का बात ही सुनना है। हर दिन बाहर दोनों मिलते हैं, चाय पीते हैं बाहर।
ये बात सुन के उसकी माँ गुस्से में आग बबूला हो जाती है। उन्हें लगा था प्रतिम का संपूर्णा से कोई भी रिश्ता नहीं रहा, पर यह खबर सुन के ही माँ अपने बड़े बेटे को काफ़ी गुस्सा करती है और ये घर छोड़ के अपने बीवी के साथ अलग से रहने बोलती है। प्रतिम भी वहाँ से उठ के चला जाता है। शाम को प्रतिम और संपूर्णा पार्क में बैठ के बात कर रहे थे। प्रतिम दुखी होकर संपूर्णा से कहता है कि इतने सालों से पहचानने वाले उसका खुद का घर के लोग अभी अनजाने बन गए हैं। उसे अपना घर पे घुटन सा महसूस होने लगा है। इसके साथ वो संपूर्णा से कहता है कि वो 2-3 नया फ्लैट देख रहा है। संपूर्णा भी उसके साथ नया एक घर लेके शिफ्ट हो जाए। लेकिन संपूर्णा ये बोलती है कि अगर तुम घर छोड़ के चले जाओगे तो घर पे मम्मी पापा बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। हो सकता है कल परसों रক্তিम का जेल हो जाए, तब मम्मी पापा को कौन संभालेगा। भले ही उन लोगों ने तुम्हारे और मेरे साथ अच्छा बर्ताव ना किया हो, पर है तो तुम्हारे माँ बाप। तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा। संपूर्णा अपने ससुराल से अलग हो जाने पर भी उसे अपने ससुराल का फिक्र था, इसीलिए प्रतिम को घर छोड़ने मना करती है और थोड़ा धैर्य रखने बोलती है। प्रतिम कुछ नहीं बोलता और संपूर्णा की भतीजी का जन्मदिन के लिए तोहफा संपूर्णा के हाथ पे देता है। इतना कुछ टेंशन के बीच में भी प्रतिम को ये याद था। इसे देख संपूर्णा को खुशी महसूस होती है। संपूर्णा की भतीजी तितली का जन्मदिन मनाया जाता है। वहाँ नंदिनी भी सबके कहने पे एक गाना परफॉर्म करती है। अचानक बीच में एक ज़रूरी कॉल आने पर नंदिनी वहाँ से उठ के चली जाती है। कुछ देर बाद संपूर्णा भी नंदिनी को ढूंढते हुए उसके कमरे पे जाती है। नंदिनी काफ़ी परेशान रहती है और संपूर्णा को बताती है कि जिस नए लॉयर को नंदिनी अपॉइंट करना चाहती थी उनका फीस काफ़ी हाई है, जिसे नंदिनी का दे पाना हद के बाहर है। इसीलिए वो संपूर्णा से पूछती है कि अगर उसका ये गहना बेच दिया जाए तो करीबन कितना पैसा मिल सकता है। ये सुन के संपूर्णा उसे सीधा मना कर देती है कि जो भी हो जाए ये गहना बेचा नहीं जाएगा। लॉयर के लिए कुछ न कुछ दूसरा हल ज़रूर निकलेगा। ये सब बातें संपूर्णा की माँ कमरे के बाहर से सुन रही थी। उनको नंदिनी का ये हालत देख के काफ़ी दुख हो रहा था। उन्होंने अंदर आके नंदिनी को कहा कि इस तरह रो धो के कुछ नहीं होगा, कुछ एक नया सोचना ही पड़ेगा, और नंदिनी से कोर्ट का अगला डेट पूछती है। इस पर संपूर्णा अपनी माँ से पूछती है कि ये जान के तुम भला क्या ही हल निकालोगे। ये सुन के संपूर्णा की माँ अपनी बेटी को देख के कुछ सोचने लगती है। उनके चेहरे पे कुछ अजीब सी परेशानी दिखाई देती है, पर तुरंत उस बात से निकल के नंदिनी के हाथों खीर का कटोरा आगे बढ़ा देती है। कुछ दिन बाद कोर्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें संपूर्णा के पति से भी पूछताछ होते हैं, पर प्रतिम के बातों को आसानी से खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि प्रतिम ने जो भी संपूर्णा से सुना था वही बताया था। उसने खुद से कुछ भी नहीं देखा था और ना ही नंदिनी से डायरेक्टली कुछ बातें हुआ था। रক্তিम के घर वालों ने पैसा देके डॉक्टर को और घर के कामवाली को चुप करा के अपने तरफ करके रखा था। ये केस धीरे धीरे नंदिनी के खिलाफ जा रहा था, जिसे देख के नंदिनी और संपूर्णा भी टूटने लगे थे। तभी एक नए लॉयर कोर्ट पे जाके उपस्थित होता है, मिस्टर हीरक लाहिरी, जो सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े और ताकतवर लॉयर होते हैं। उन्हें देख के जज भी आश्चर्यचकित रह जाता है। गुमसुम बैठी हुई संपूर्णा हीरक लाहिरी का नाम सुन के सर उठा के देखती है। उस इंसान को देख के संपूर्णा का पैरों तले जमीन घिसकने लगता है। ये असल में वही इंसान था जिन्होंने संपूर्णा का पूरा बचपन ही तसनस कर दिया था। हीरक लाहिरी संपूर्णा के मामा थे और इसी इंसान के गंदे करतूतों का सपना लगातार संपूर्णा कुछ दिन से देख रही थी, जो उसके साथ बचपन पे हुआ था। मिस्टर लाहिरी को कोर्ट पे अचानक ऐसे देख के रক্তিम, उसकी माँ और वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। दूसरे तरफ संपूर्णा की भाभी केस जीतने की उम्मीद पे काफ़ी खुश दिखती है। नंदिनी को उनके बारे में बताती है संपूर्णा की भाभी। इतने सालों बाद उस इंसान का अचानक इस मौजूदगी ने संपूर्णा का दिमाग एकदम हिला के रख दिया था। उसे काफ़ी घुटन सा होने लगा और किसी को कुछ बोले बिना ही वहाँ से निकल आई। निकलते हुए पूरा रास्ता उसे अपने बचपन का वो डरावना पल याद आते रहा। उसके पुराने घाव फिर से ताज़ा हो उठा। मिस्टर हीरक लाहिरी का संपूर्णा के मायके में आ जाने पर संपूर्णा का मान लो पूरा दुनिया ही खराब हो चुका था।
वो अपने कमरे में गुमसुम बैठी हुई नज़र आती है। मिस्टर लाहिरी सबके लिए गिफ्ट्स लेके आता है और वो संपूर्णा के लिए एक स्पेशल तोहफा भी लाता है। किसी से अच्छे से बात करने की ताकत अब संपूर्णा खो दी थी। सबको लगा था संपूर्णा का शायद तबीयत खराब होगा, इसीलिए वैसे गुमसुम बैठी है। शाम के वक्त प्रतिम का कॉल आता है। वो संपूर्णा को पूछता है कि उसके मामा जैसे घिनौने इंसान को किसने यहाँ फिर से बुलाया। संपूर्णा बोलती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। यही टॉपिक लेके दोनों में काफ़ी बहस शुरू हो जाता है। संपूर्णा ने अपने पति से ये सब बचपन की खराब यादें शेयर किया था। उसके साथ बचपन में यौन शोषण हुआ था, जिसके चलते संपूर्णा के ऊपर इसका काफ़ी खराब दिमागी असर पड़ा था। वो अपने पति के साथ भी स्वाभाविक नहीं हो पा रही थी। उसके पति ने एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट से संपूर्णा का इलाज करवाया था। उनके ट्रीटमेंट और कंसल्टेंसी से संपूर्णा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी और प्रतिम के साथ कंफर्टेबल होने लगी थी। अगले कोर्ट हियरिंग वाले सुबह संपूर्णा छत पे अकेली कुछ सोच रही थी। तभी उसकी भतीजी आके छत पे स्कीपिंग करती है। ये देख संपूर्णा को फिर से उसी बचपन की याद आती है जब छोटी सी संपूर्णा स्कीपिंग कर रही होती है। उसी वक्त उसके मामा उसे अकेले छत पे पाके अपने गंदगी का परिचय दिया था। संपूर्णा रोते रोते अपनी माँ को सब कुछ बताई थी, पर माँ ने तो संपूर्णा को ही चुप करा दिया था और बेटी के बदनामी के डर से उसे इस बारे में किसी से भी कहने मना कर दिया था। माँ ही उसका साथ नहीं दिया। ये सोच सोच के संपूर्णा बिल्कुल टूट जाती है और वहाँ से सीधा पूजा घर में बैठी अपनी माँ के पास जाती है। अपने माँ के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है संपूर्णा और पूछती है कि इस गंदे इंसान को फिर से इस घर पे क्यों उन्होंने बुलाया। माँ बोलती है कि वो मजबूर होके और नंदिनी के बारे में ही सोच के अपने भाई को यहाँ बुलाई और संपूर्णा को बार बार शांत होने के लिए उसे रिक्वेस्ट करती है ताकि उसका आवाज़ बाहर न जाए। संपूर्णा को जवाब देती कि उसी वक्त नंदिनी आके संपूर्णा को कोर्ट के लिए रेडी होने बोलती है। इस बार कोर्ट पे संपूर्णा को कटघरे पे बुलाया जाता है। आमने सामने मामा रूपी उस हेवन को देख संपूर्णा का तबीयत बिगड़ने लगता है। उसे जो जो सवाल पूछा गया था वो सुन के संपूर्णा के आंखों पे बस अपने बचपन के वो अंधेरे पल लगातार याद आ रहा था। संपूर्णा का सर घूमने लगा था। इसे देख उसे कटघरे से उतर के रेस्ट लेने को कहा गया कोर्ट से। संपूर्णा के मामा का उस घर पे आने से संपूर्णा जितनी देर हो सके रात बाहर ही रहने लगी थी। ऑफिस से काफ़ी रात करके घर घुसती थी संपूर्णा। उस इंसान का इतना सालों बाद भी अपना गंदा करतूत वैसे ही था। वो भी देर रात तक संपूर्णा के आने का राह देखता था ताकि मौका मिलते ही उसे परेशान कर पाए। संपूर्णा के दिमाग पे इसका और भी गहरा असर पड़ने लगा। उस रात वो नंदिनी से भी ये सब बातें शेयर करना चाही, पर उसके मामा का नाम सुनते ही नंदिनी खुशी से बोल उठी कि इन दिनों में मामा जी आके पूरा केस के माहौल को बदल दिया। हम जैसे लोगों के लिए आपके मामा इतना मेहनत कर रहा है, सच में ये इंसान नहीं भगवान है। ये सुन के संपूर्णा उसे और कुछ भी नहीं बोल पाई। नंदिनी की खुशी को देख के संपूर्णा चुप रह गई। अगले कोर्ट हियरिंग के डेट के दिन सुबह संपूर्णा स्मिता से उसके मन पे चल रहा ये सब परेशानी बताती है, जिसके लिए वो कोर्ट जाने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो पाती। तभी पुलिस ऑफिसर प्रीथा संपूर्णा को साथ में कोर्ट जाने के लिए बोलती है, लेकिन कुछ काम का प्रेशर दिखा के संपूर्णा उनके साथ नहीं जाती। इधर कोर्ट पे इस बार रক্তিम के घर के कामवाली को कोर्ट पे हाजिर करवाया जाता है और मिस्टर लाहिरी के सबूत के आगे उसको झुकना पड़ता है और रক্তিम के घर से पैसों के बल पे चुप रहने का सबूत देती है। कामवाली को उसकी बेटी की शादी का खर्चा भी रক্তিम के घर से ही दिया गया था और शादी का जेवर भी खरीदने का पैसा उसके घर से दिया गया था कामवाली को। उस दिन कोर्ट का काम खत्म होते ही नंदिनी खुशी से संपूर्णा को कॉल लगाती है और कोर्ट पे हुए सारी बातों को बताती है और साथ में उसके मामा के तरफ से सबके साथ बाहर डिनर का प्लान बताती है। लेकिन संपूर्णा बोलती है कि उसका काम का प्रेशर है तो वो कहीं नहीं जाएगी। घर के सभी लोग डिनर करने रेस्टोरेंट चले जाते हैं। उस रात संपूर्णा आके फ्रिज पे पड़े ठंडे खाने से ही पेट भरती है। वो काफ़ी रात करके घर लौटी थी और सारा दिन बाहर रह के पूरी तरह थक चुकी थी। फाइनल कोर्ट हियरिंग का डेट आता है
जिसमें मिस्टर लाहिरी इस बार नंदिनी के असिस्टेंट डॉक्टर को बुलाते हैं। नंदिनी का इलाज करने वाले डॉक्टर उस वक्त बाहर आउट ऑफ स्टेशन था। इसी मौके का फायदा उठा के असिस्टेंट डॉक्टर ने ओरिजिनल रिपोर्ट को और सबूतों को छुपा दिया था, जिसके बदले में मोटी रकम रক্তিम के घर से लिया था। लेकिन एक के बाद एक सवाल ने उस डॉक्टर का भी मुंह खुलवा दिया और मिस्टर लाहिरी ने ओरिजिनल रिपोर्ट्स भी कोर्ट पे लाके दिखाया। सारा डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद और असली सबूत मिलने पर नंदिनी ये केस जीत जाती है। सुनवाई के वक्त नंदिनी के फ़ोन करके बुलाने पे संपूर्णा भी आती है कोर्ट पे और रক্তিम को 3 साल के लिए जेल की सज़ा दिलाई जाती है। हर किसी का ये केस जीतने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सिर्फ एक संपूर्णा कुछ सोच में गुमसुम दिखाई देती है। वो कोर्ट के बाहर एक कोने में चुपचाप खड़ी रहती है। केस जीतने के खुशी में संपूर्णा के मायके में एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी रखा जाता है और संपूर्णा के काम से घर लौटने पर नंदिनी उसे मिठाई खिलाती है। अगले दिन संपूर्णा और प्रतिम एक कॉफ़ी शॉप पे बैठ के बात करते हैं। संपूर्णा इन दिनों में काफ़ी डिप्रेस नज़र आती है। प्रतिम संपूर्णा से कहता है कि तुम्हारे मामा को अभी चले जाना चाहिए। उस इंसान के गंदे करतूत के बारे में तुम नंदिनी को ज़रूर बताना। वो तो उस इंसान को भगवान मान के बैठी है। और साथ ही संपूर्णा के साथ बिताई शादी के बाद का कुछ पल याद करता है प्रतिम। बातों के बीच में ही संपूर्णा को कुछ याद आता है। वो तुरंत वहाँ से उठ के चली जाती है। प्रतिम को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक संपूर्णा को क्या हो गया। वो कुछ पूछ पाए उससे पहले ही संपूर्णा एक टैक्सी लेके वहाँ से चली जाती है। संपूर्णा अपने घर की तरफ जाती है क्योंकि उसे कॉफ़ी शॉप में बैठे अचानक याद आ गया था कि उसके घर पे हर कोई बाहर गया हुआ है और भतीजी घर पे अकेली होगी। घर जाके हर जगह तितली को तलाशती है संपूर्णा। अचानक एक कमरे के अंदर से बंद दिखाई देता है। संपूर्णा अंदर देखती है कि उस गंदे मन के इंसान तितली को बिठा के कुछ बोल रहा था। तुरंत तितली को लेके संपूर्णा वहाँ से निकलने लेती है और उस इंसान पे भड़क पड़ती है। पर वो इंसान इस बार संपूर्णा का गला दबा के उसे वार्निंग देता है कि अगर इस बारे में संपूर्णा ने अपना मुंह खोला तो इसका अंजाम काफ़ी बुरा होगा। बचपन में भी संपूर्णा को इसी तरह से डरा धमका के चुप करवाया था उस इंसान ने। संपूर्णा अपनी भतीजी को लेके जैसे तैसे वहाँ से निकल जाती है। कोर्ट का काम खत्म होने के बाद भी उस इंसान का इस घर से जाने का जैसे और कोई इच्छा नहीं होता। संपूर्णा की माँ भी अपने भाई को बातों बातों पे इशारे से अब उसे जाने को कहती है, लेकिन ये सबसे उस इंसान का कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इतने सालों बाद भी उस इंसान का मानसिकता काफ़ी बिगड़ा हुआ और घटिया रहता है। ये सब होने के बाद संपूर्णा अंदर से और भी कमज़ोर और टूटा हुआ महसूस करती है। अपने माँ के पास ये सब घटना बताने के लिए जाती है संपूर्णा, पर वहाँ पे भी अपने मामा का बैठे हुए देख संपूर्णा कुछ भी कह नहीं पाती और कुछ अलग बोल के वहाँ से निकल जाती है। अपने पति को भी शाम के वक्त फ़ोन करती है संपूर्णा, लेकिन प्रतिम बोलता है कि अभी उसके घर वाले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कर रहा है डॉक्टर के साथ और उसके पिता का तबीयत ठीक नहीं है। वो थोड़ी देर में वापस कॉल करेगा। उधर नंदिनी भी शांति निकेतन में होती है। अपने ऑफिस वालों के साथ एक दिन का ट्रिप होता है नंदिनी का। संपूर्णा आखिर में उसे भी कॉल लगाती है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से नंदिनी कुछ भी सुन नहीं पाती है। उस घटना वाले दिन सुबह ही नंदिनी के भैया भाभी एक रिश्तेदार के शादी पे गए हुए थे। घर पे संपूर्णा की माँ और भतीजी छोड़ के कोई नहीं था उस वक्त, और वो इंसान रूपी हैवन उसी का फ़ायदा उठा रहा था। रात को अचानक उसके मामा संपूर्णा के कमरे के दरवाजे पे खटखटाता है और संपूर्णा से कहता है कि वो एक रात के लिए उन दोनों के साथ रहना चाहता है। संपूर्णा और वो छोटी सी बच्ची उस इंसान का गला सुन के काफ़ी घबरा जाता है। संपूर्णा को समझ नहीं आता कि उस इंसान से छोटी सी बच्ची को कैसे बचाए। काफ़ी सोचने के बाद सुबह होते ही वो भतीजी को लेके पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाती है। अगले दिन सुबह तितली के पेरेंट्स यानी संपूर्णा के भैया और भाभी घर वापस आते हैं, लेकिन अपनी बेटी और ननद को कहीं भी ढूंढ के नहीं मिलता। हर कोई काफ़ी चिंता में पड़ जाता है। तभी घर की काम वाली बताती है कि वो जब सुबह काम के लिए आई थी तभी संपूर्णा और बच्ची को हड़बड़ी पे कहीं निकलते हुए देखी थी। उसका भैया जाके हर एक रास्ता और पार्क में खोज किया, लेकिन वहाँ भी कहीं नहीं मिली संपूर्णा।
हर किसी के कहने पे उसके मामा खुद ही पुलिस स्टेशन पे उन दोनों की गुमशुदगी का एफआईआर देते हैं। उस दिन नंदिनी भी घर लौट रही होती है। संपूर्णा की भाभी उसे कॉल करके संपूर्णा और तितली के गायब होने की बात कहती है। नंदिनी भी ये सुन के हैरान रह जाती है, क्योंकि संपूर्णा के साथ जो हो रहा था ये किसी को भी पता नहीं होता। नंदिनी तुरंत प्रतिम को कॉल करके ये बताती है। प्रतिम कहता है कि पिछले शाम को संपूर्णा उसे कुछ कहना चाहती थी फ़ोन पे, पर उसने घर का इमरजेंसी के लिए और बात नहीं किया। प्रतिम कुछ एक सोच के नंदिनी को बताता है कि अक्सर संपूर्णा का बेहद मन खराब रहने से वो एक जगह पे जाती है। फ़ोन पे बात होने के बाद ही प्रतिम, नंदिनी और पुलिस प्रीथा फ़ौरन उस जगह पे जाते हैं। सच में उसी जगह पे बैठी हुई मिली संपूर्णा। अपने पति को वहाँ देख संपूर्णा अपना आंसू नहीं रोक पाई। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ है, लेकिन प्रतिम को संपूर्णा तितली के साथ जो होने वाला था वही बताई। हर किसी के ये पूछने पे इस बार प्रतिम संपूर्णा के साथ हुए उसकी बचपन की बातें नंदिनी और प्रीथा मैम को बताते हैं, जिसे सुन के नंदिनी का भी होश उड़ जाता है। नंदिनी खुद को दोषी महसूस करती है और रोते हुए संपूर्णा से माफ़ी मांगती है कि वो कितनी सेल्फिश थी कि केस जीतने की खुशी पे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब संपूर्णा कहती है कि इसमें उसका कहीं से भी कोई दोष नहीं है और ये केस जीतना उसके लिए बेहद ज़रूरी था। तभी बातों के बीच अचानक तितली संपूर्णा से कहती है कि बुआ जी, तुम तो उसके पहले वाले दिन नहीं थे मेरे पास। ये सुन के वहाँ मौजूद हर कोई एकदम चौंक जाता है। इसका मतलब तितली के साथ इसके पहले भी उस इंसान ने कुछ घिनौना हरकत किया था जो किसी को भी पता नहीं था। उधर संपूर्णा की भाभी का रो धो के हालत खराब हो चुका था अपनी बेटी के लिए कि तभी संपूर्णा और नंदिनी तितली को लेकर घर घुसते हैं। संपूर्णा की माँ और भैया उससे ऐसा हरकत करने का कारण पूछते हैं। किसी को बिना बताए ऐसे निकल जाने पे सबको काफ़ी परेशानी हुआ था। इस बार संपूर्णा सबके सामने अपने मामा मिस्टर लाहिरी का करतूत और उसके साथ हुए बचपन का वो घटना सबके सामने बताती है, जिसे सुन के संपूर्णा की भाभी का होश उड़ जाता है। संपूर्णा की माँ उसे ये सब बताने से बार बार रोकती है, लेकिन इस बार संपूर्णा चुप नहीं रहती और अपने मामा का एक एक करतूत सबके सामने बोलने लगती है। इतने देर से बोल रही संपूर्णा को अचानक उसका भैया उसे चुप हो जाने को कहता है और बोलता है कि तितली उनकी बेटी है और उसे जो सही लगेगा उसका फैसला वही लेगा। ये सुन के घर का हर एक लोग और भी चौंक जाते हैं। नंदिनी भी संपूर्णा के भैया को समझाते हैं कि उस इंसान के खिलाफ अपना आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन वो बोलता है कि ये सब उन लोगों का घर का निजी मामला है और नंदिनी को इस मामले से दूर रहना चाहिए। संपूर्णा की भाभी भी अपने पति से ये सुन के हैरान रह जाती है। संपूर्णा का भैया अपनी बीवी को भी इस मामले में चुप रहने बोलता है और बोल के वहाँ से निकल जाता है। तभी संपूर्णा की भाभी संपूर्णा को बताती है कि उसके भैया असल में काफ़ी मजबूर है। ऑफिस का कुछ केस लेके उसका भैया एक बार बुरी तरह फंस गया था, जिसे उसके मामा ने ही बहुत सारा पैसा देके बचाया था और भी कई सारा पैसों का उधार उसने अपने मामा से लिया हुआ था। उसे डर था कि अगर घर का कोई भी इंसान उसके खिलाफ कुछ करेगा तो वो सबका ज़िंदगी खराब कर देगा। संपूर्णा के भैया अपने मामा से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है। इसमें उसके मामा उसे बोलता है कि संपूर्णा उनके खिलाफ जो मर्जी उल्टा सीधा बातें सबको बोल रही है, अगर ऐसा और चला तो वो भी चुप नहीं बैठेगा। और साथ में संपूर्णा के भैया सौम्य को उसका कोर्ट पेंडिंग वाला केस फिर से याद दिला के वहाँ से निकल जाता है। सौम्य को समझ आ गया था कि मिस्टर लाहिरी जैसे पावरफुल इंसान के खिलाफ जाने से उसका और उसके परिवार वालों के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यही सोच के वो बिल्कुल चुप हो जाता है। उधर संपूर्णा को नंदिनी इस बार हौसला देते हुए कहती है कि अब जो भी हो जाए चुप बैठा नहीं जाएगा और जो भी कर पाएगी वो संपूर्णा ही कर पाएगी। संपूर्णा कुछ देर मौन रहती है। उस गंदे मानसिकता के इंसान के सामने खड़ी होती है संपूर्णा और बोलती है कि उनके दिमागी बीमार का इलाज उन्हें जल्द से जल्द ही कर लेना चाहिए और जिस तरह उन्होंने संपूर्णा का बचपन खराब कर दिया था वैसा और किसी के साथ भी ना करे। लेकिन उस इंसान का ये सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तभी नंदिनी भी वहाँ आती है और उन्हें कहती है कि उनके जैसे गंदे इंसान के बारे में अगर उसे पहले मालूम होता तो वो कभी उनका मदद नहीं लेती। ये सुन के मिस्टर लाहिरी कहता है कि चलो अब तो तुमको भी मालूम पड़ गया सब कुछ, तो मेरे खिलाफ एफआईआर करो या तो कोर्ट पे इसका सबूत दो।
नंदिनी उनसे कहती है कि वो जानती है कि उनका काफ़ी पावर है, काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ उनका अच्छा टर्म्स है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ इस बार वो भी लड़ाई करेगी। ये कह के नंदिनी इस बार संपूर्णा को वहाँ से लेके चली जाती है। नंदिनी जाके प्रीथा मैम से भी सब कुछ शेयर करती है और उनसे इसके लिए क्या करना होगा उसका सलाह लेती है। उधर प्रतिम भी संपूर्णा को उस इंसान के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बोलता है। असल में संपूर्णा भी इस बार अपने भैया और परिवार के बाकी लोगों के बारे में सोच के उस इंसान के खिलाफ जाने से डर रही थी, लेकिन आखिर में नंदिनी को कॉल करके एफआईआर करने के लिए राजी होती है। अगले दिन सुबह संपूर्णा को नंदिनी बोल रही होती है कि संपूर्णा उस इंसान के खिलाफ एफआईआर दे के बहुत ही अच्छा की है। तभी संपूर्णा की भाभी दौड़ते हुए आती है और उन दोनों को बताती है कि उसके मामा तितली से कुछ सवाल जवाब कर रहा है। सभी नीचे कमरे में भागते हुए जाते हैं। मिस्टर लाहिड़ी उस छोटी सी बच्ची को उलट पुलट बातें सिखा रहा होता है कि कोर्ट में अगर उसे चाइल्ड अब्यूज या सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में पूछे तो उसे क्या जवाब देना होगा इत्यादि। उस गंदे इंसान के सामने हर कोई मजबूर होकर चुप खड़ा था। उधर संपूर्णा उन पे चिल्ला उठती है और बोलती है कि उनका ये गंदा करतूत सबके सामने वो लाएगी। पूरा माहौल ही काफ़ी खराब और डरावना हो गया था उस वक्त। उसके मामा उससे जैसे पेश आ रहा था उससे सबको पता चल रहा था कि ये इंसान किस मानसिकता का इंसान हो सकता है। उसके मामा उसे बचपन के कुछ पल याद दिला के अजीब सा सवाल पूछता रहता है जिसे संपूर्णा बिल्कुल सुन नहीं पाती। उसके मामा को संपूर्णा का कमज़ोर दिमागी हालत का पता था, इसीलिए उसे हैरेस करने के लिए ही वैसा गंदा सवाल कर रहा था। ये सब चलने के बीच में संपूर्णा के घर पे अचानक कुछ पुलिस आते हैं और संपूर्णा को चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ जुड़े रहने के मामले में अरेस्ट करता है। संपूर्णा को अरेस्ट होते देख सबको समझ आ गया था कि ये उसके मामा मिस्टर लाहिड़ी ने ही करवाया है। संपूर्णा के भैया सौम्य इसके बारे में अपने मामा से बात करता है कि ये सब उन्होंने क्यों किया। तब उसके मामा बताता है कि उनके पास और कोई उपाय नहीं था। संपूर्णा उसे थ्रेट दे रही थी, इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए ही उसने उसके साथ ऐसा किया। मिस्टर लाहिड़ी सौम्य से कहता है कि जिस तरह उसे अरेस्ट करवाया गया है वैसे ही वो संपूर्णा को रिहा भी करवा देगा। संपूर्णा को जेल में मिलने जाता है उसका मामा और संपूर्णा को वार्निंग देता है कि उनके खिलाफ जाने से संपूर्णा का वो जिंदगी तस नस कर देगा, साथ ही उसके भैया का कैरियर भी खत्म कर देगा। संपूर्णा को धड़ा धमका के वहाँ से निकल जाता है मिस्टर लाहिड़ी। संपूर्णा जेल से रिहा हो जाती है। अगले सुबह उसके मामा संपूर्णा का घर से चला जाता है। संपूर्णा के मामा हर किसी के मन पे काफ़ी डर पैदा कर चुका था। उसके जाने के बाद भी सब लोग काफ़ी परेशान और बेचैनी महसूस कर रहे थे, खास करके संपूर्णा, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद भी उस इंसान के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाई। संपूर्णा अपने ऑफिस पे काम कर रही होती है, तभी वहाँ प्रतिम और नंदिनी आते हैं। उन दोनों को यहाँ ऑफिस में अचानक आते देख संपूर्णा थोड़ा चौंक जाती है। प्रतिम उसे बताता है कि उसे उसके मामा को ऐसे जाने देना सही नहीं हुआ। नंदिनी भी कहती है कि उस इंसान के असली चेहरे तो लोगों के सामने लाना ज़रूरी है, भले ही एफआईआर करके या पुलिस कोई मदद ना कर पाए, उसे ही कुछ ना कुछ करना होगा। संपूर्णा जवाब देती है कि उसके पास उस इंसान के खिलाफ कुछ भी करने का और ताकत नहीं है। उसी बीच अचानक पुलिस ऑफिसर प्रीथा भी पहुंचती है। प्रीथा एक इम्पॉर्टेंट खबर आके देती है कि उनके कुछ दूसरे स्टेशन के पुलिस वाले के साथ अच्छी जान पहचान है, जिससे उन्होंने पता किया है कि संपूर्णा के मामा का कोलकाता में एक छोटी छोटी लड़कियों का अनाथ आश्रम है जिसका नाम निवृत्ति है, और उन छोटी बच्चियों के गार्जियन है संपूर्णा का वो दरिंदा मामा यानी मिस्टर हीरक लाहिड़ी। साथ ही ये भी खबर मिलता है कि हर 1-2 महीने में मिस्टर लाहिड़ी कोलकाता आना जाना करते रहते हैं और एक सस्ता सा लॉज पे कुछ दिन रहता है। जब तक उस लॉज पे रहता है अनाथ आश्रम से एक एक छोटे बच्चों को भी वहाँ लेके आते हैं। ये सुन के सबका होश उड़ गया। मिस्टर लाहिड़ी के कोलकाता आते रहना और अनाथालय, ये सब किसी को भी कोई खबर नहीं था। ये सुन के संपूर्णा कुछ गहरे सोच में पड़ जाती है। अनाथ आश्रम के छोटे बच्चियों के साथ इसका मतलब कितना दरिंदगी होता है, ये सोच के सबका रूह कांप गया। रात के वक्त संपूर्णा के भैया को गुमसुम अपने कमरे में बैठे हुए दिखता है। उसके मन में काफी दुख रहता है कि सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाया। सौम्य की बीवी भी अब अपने पति से नफरत करने लगी थी।
क्योंकि पिता होके भी अपना पिता होने का फ़र्ज़ वो निभा नहीं पा रहा था। ये लेके सौम्या की पत्नी उसे काफ़ी कुछ सुनाती है, लेकिन जवाब देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। उसे अपने ऊपर ही घिन आने लगा था। उधर संपूर्णा अकेली सीढ़ी पे बैठी हुई थी। उसका मन काफ़ी उदास रहता है। तभी उसकी माँ सामने आके संपूर्णा के पास सीढ़ी पे बैठती है। उन्हें अपनी बेटी के लिए कुछ भी ना कर पाने का दुख सता रहा था। माँ को भी काफ़ी बुरा महसूस हो रहा था कि एक लड़की की माँ होते हुए भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया और उल्टा बचपन से उसे ही अपने मामा के खिलाफ आवाज़ उठाने नहीं दिया, न खुद भी इस बात के लिए आवाज़ उठाई। संपूर्णा की माँ अपनी बेटी से इस बात के लिए माफ़ी मांगती है और रोने लगती है और इस बार खुद ही अपनी बेटी को उस इंसान के खिलाफ लड़ने के लिए बोलती है और ये भी बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार संपूर्णा की माँ अपने बेटी के साथ है। माँ की ये बातें सुन के संपूर्णा इमोशनल हो जाती है। अगले दिन नंदिनी संपूर्णा के पास आती है और फ़ोन पे एक लोकल न्यूज़ दिखाती है। संपूर्णा के मामा मिस्टर लाहिड़ी ने निवृत्ति अनाथालय का और एक नया ब्रांच खोला था, जिसका आज ओपनिंग होने वाला है। संपूर्णा को ये न्यूज़ दिखा के नंदिनी कहती है कि संपूर्णा को जल्द ही कुछ करना होगा इस इंसान के खिलाफ, नहीं तो और कई सारी छोटी बच्चियों की ज़िंदगी वो इंसान बर्बाद कर देगा। ये सब सुन के और सोच के संपूर्णा काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि वो भला अकेले उस इंसान के खिलाफ क्या ही बोलेगी। उसके पास तो उस इंसान के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है और ना ही छोटी सी भतीजी तितली को ये सब झमेले में वो डालना चाहती है। और नंदिनी को ये भी बोलती है कि कोई भी कदम लेने से उसके भैया का कैरियर और ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है। अपने बहन का ये सब बातें सौम्या सुन रहा था। वो खुद इस बार अपने बहन को उस आदमी के खिलाफ लड़ने के लिए हौसला देते हैं और साथ में ये कहता है कि उसे अपनी बहन पे पूरा भरोसा है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो बहन उसे बचा ही लेगी। अपने भाई से ये सुन के संपूर्णा को काफ़ी साहस मिलता है। इस बार संपूर्णा कुछ फैसला करती है और सबके साथ उस जगह के लिए रवाना होती है जहाँ पे आज मिस्टर लाहिड़ी का नया अनाथालय का ब्रांच का ओपनिंग था। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे डांसिंग और सिंगिंग परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। परफॉर्मेंस ख़त्म होते ही मिस्टर लाहिड़ी को स्टेज पे बुलाया जाता है। उसी वक्त संपूर्णा और पुलिस की गाड़ी भी उस जगह पे पहुँच जाते हैं। हर कोई संपूर्णा को पहले अंदर जाने के लिए हौसला देते हैं। संपूर्णा अकेली ही वहां जाती है। उधर मिस्टर लाहिड़ी स्टेज पे भाषण देते हुए संपूर्णा को देख के एकदम से हैरान हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि संपूर्णा आखिर उस जगह पे अकेले आई कहां से, और वो भी इस वक्त। संपूर्णा को देख के वो समझ जाता है कि उसके खिलाफ कुछ एक घटना संपूर्णा जरूर करने वाली है। संपूर्णा जैसे जैसे स्टेज की तरफ आगे बढ़ती है, मिस्टर लाहिड़ी उसे देख भाषण नहीं दे पाता और नर्वस होके फंबल करना शुरू करता है। संपूर्णा इस बार स्टेज पे खड़े होके मिस्टर लाहिड़ी से माइक छीन लेती है। वहां मौजूद हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। कुछ लोग संपूर्णा को ऐसा करने से रोकता है। तभी पुलिस बाकी लोगों के साथ वहां आती है और हर एक को चुप करवाती है। पुलिस मिस्टर लाहिड़ी को बोलता है माइक संपूर्णा के हाथ पे दे देने। मिस्टर लाहिड़ी काफ़ी नर्वस होकर संपूर्णा को माइक दे देता है। संपूर्णा अपने बचपन के वो अंधकार सच को और उसके साथ बीते हुए उस दरिंदे इंसान के हाथों किस तरह मॉलेस्टेशन और यौन शोषण का शिकार हुई थी, ये सब कुछ खुल के सबके सामने स्टेज पे बताती है और साथ ही अपने भतीजी के साथ हुए घटना भी सबसे कहती है। मिस्टर लाहिड़ी उसी वक्त स्टेज से उतर के जाने लगा था, तभी पुलिस उसे रोक लेते हैं। संपूर्णा का ये सब बातें सुन के कुछ छोटी बच्चियां रोने लगती है, जिससे ये साफ मालूम होता है कि वो बच्चियां भी उस इंसान के हैवानियत का शिकार हुई है। संपूर्णा को पता था कि मिस्टर हीरक लाहिड़ी जैसे पॉलिटिकली ताकतवर इंसान को पुलिस कुछ नहीं कर पाएंगे। उसे एकमात्र कोई सज़ा दे सकता है तो वो पब्लिक या मीडिया ही हो सकता है। इसीलिए संपूर्णा ने भी पब्लिक का सहारा लिया और उस नल्ले इंसान के सब पर्देफाश कर दिया। स्टेज से उतर के तुरंत संपूर्णा वहाँ से निकल जाती है। संपूर्णा का ये बयान सोशल मीडिया पे भी आग की तरह फैल जाता है और पब्लिक भी मिस्टर लाहिड़ी को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग करते हैं। आखिर में दिखाया जाता है एक यूट्यूबर जो संपूर्णा का पहले कैंप में बैठे इंटरव्यू ले रहा था, वही फिर से संपूर्णा से मिलकर कुछ वीडियोस रिकॉर्डिंग करता है।
वहाँ संपूर्णा अपने बचपन में घटे उन पलों को याद करते हुए कहती है कि एक लड़की को उसकी माँ से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाला इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता। आजकल के दिनों में जिस तरह से बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ बढ़ता जा रहा है, एक माँ को अपने बच्चे को लेके सतर्क रहने की आवश्यकता है और कुछ भी बच्चे के साथ गलत होने से आवाज़ उठाने की बेहद ज़रूरत है। और इसी के साथ संपूर्णा सीज़न 2 ख़त्म होते हैं। संपूर्णा की माँ की लापरवाही और चुप रहने की वजह से संपूर्णा को जिन हालातों से सारी जिंदगी भुगतना पड़ा है, ये और कोई भी बच्चे के साथ ना हो। हर एक माँ बाप को अपने आसपास के लोग और बच्चे के ऊपर नज़र रखने की बेहद आवश्यकता है। आपको ये वेब सीरीज अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द ही आपके पास एक नई मूवी लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी खुश रहे और सलामत रहे।